जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में और रैम के बारे में। तो इससे पहले जो है चैनल पर 2-3 वीडियो पड़ चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमने सोचा भाई जैसे बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिपल सी की तरफ रुख को घुमा देते हैं। और इससे क्या होगा कि ट्रिपल सी वालों को जो कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि रैम से आपके रैम से रिलेटेड और प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी में पूछता है। तो ट्रिपल सी वाले खास इसको ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है चट से आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोसेसर। हालांकि पिछली वीडियो में हमने प्रोसेसर के बारे में बता ही दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेसर के पार्ट के बारे में। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो तीसरी वीडियो को देख लेंगे, उसमें प्रोसेसर के बारे में बहुत बढ़िया से बता दिया गया है। तो हम इसमें प्रोसेसर के पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेसर का पहला पार्ट होता है, ये 3 प्रकार का होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है ALU, दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा आपका होता है रजिस्टर। तो बात करते हैं हम ALU के बारे में। पहला पार्ट आता है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो आपको जो है हमने उसमें ALU के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी हम कहे कि ये क्योंकि प्रोसेसर का पार्ट है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताना ज़रूरी पड़ जाता है। तो ALU जो होता है यह लॉजिक सर्किट का संग्रह होता है। जो लॉजिक सर्किटें होती हैं, कई सर्किटें इकट्ठा होती हैं, तब जाके आपका ALU बनता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बनता है, जो सर्किट बनता है वो आपका ALU होता है। तो ALU कई लॉजिक सर्किटों का संग्रह होता है। ALU कंप्यूटर का वह भाग है जो कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार गणितीय तथा तार्किक गणना करता है। ALU आपका वह भाग है प्रोसेसर का जो आपके तार्किक और गणितीय गणना दोनों को जो है अंजाम देता है या दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को सफल बनाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों के अनुसार, यानी कि जैसे निर्देश हम देंगे, जैसे ही निर्देश हम अपने कंप्यूटर को देंगे, अपने ALU को देंगे, तो उसी निर्देश के अनुसार, जैसे उदाहरण के लिए हमको जोड़ना हुआ, दो चीज़ों को, दो संख्याओं को ऐड करना हो तो ऐड करेगा, ठीक है। अगर घटाना हुआ तो घटाएगा, भाग करना हुआ तो भाग करेगा, गुणा करना हुआ तो गुणा करेगा। तो निर्देशों के अनुसार ALU जो है काम करता रहता है। जैसे हम अपने ALU को डाटा देंगे, जैसे निर्देश देंगे, उसी तरीके से ALU हमारा काम करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी गणनाएं अर्थमेटिक सेक्शन के द्वारा संभव की जाती है। यानी कि जो आप कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का कैलकुलेशन जो आप करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन आपके अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के अर्थमेटिक वाले पार्ट से संभव कराया जाता है। तो ये सारे पार्ट जो है आपके ALU से रिलेटेड, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ट्रिपल सी में पूछ सकता है कि ALU है क्या या ALU काम क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए ALU तार्किक तथा गणितीय गणना दोनों करता है। आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि ALU करता है गणितीय गणना, तार्किक गणना, या फिर एक ऑप्शन और देगा गणितीय और तार्किक गणना दोनों। तो आपको जो है तुरंत जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप चट से आंसर लगाएं कि तार्किक गणना और ये गणितीय गणना। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट की बात। तो कंट्रोल यूनिट आपका दूसरा पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संचालित करना तथा उन पर निगरानी रखना। यानी कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो हार्डवेयर जो हमारा कार्य कर रहा होता है, जो हार्डवेयर संचालित कराया जा रहा होता है, उनके कार्यों पर और हार्डवेयरों पर जो है नज़र रखने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। यानी कि निगरानी रखने का काम करता है। जैसे आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में, खास करके स्कूलों में मॉनिटर एक सिलेक्ट किया जाता है, जो आपका जो है मतलब सबके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है, क्लास वालों पर। तो उसी तरीके से आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ये क्या करता है, ये हार्डवेयर तथा उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों पर निगरानी रखने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में इनपुट तथा आउटपुट के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, कि यानी कि इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है। इनपुट हमको मिला है, क्या आउटपुट हमको भेजना पड़ेगा। तो जो भी प्रोसेस होते हैं इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड जो है, वो सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट ही संभालता है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट तथा ALU के बीच हो रहे निर्देशों के आदान प्रदान को भी कंट्रोल करता है। लिखा गया है मेमोरी यूनिट तथा ALU के बीच, यानी कि जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, जो मेमोरी संग्रहण क्षमता होती है, जो हमारा स्टोरेज होता है, स्टोरेज और ALU के बीच में जो बातें हो रही होती है, जो आदान प्रदान डाटा का हो रहा होता है, वो सारा डाटा
उसका भी निगरानी, उस पर भी नज़र रखने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। यही आपके कंट्रोल मतलब जो है कंट्रोल करता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनपुट और आउटपुट पर नज़र रखने का काम कौन करता है, तो आप फट से आंसर लगाएंगे कंट्रोल यूनिट। या पूछ सकता है कि ALU और मेमोरी यूनिट के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है वो क्या होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो है तीसरा पार्ट आपका आता है रजिस्टर। यह प्रोसेसर को तेजी से डाटा प्रदान करता है, यानी कि जो भी डाटा जो भी काम कर रहा होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रजिस्टर का डाटा का जो है लेन देन रखना, यानी कि डाटा का जो निगरानी रखना, ये जो है इसके पास होता है। तो क्या करता है कि जैसे हमारा प्रोसेसर चल रहा होता है, जब उसको हम इनपुट देते हैं प्रोसेसर को, तो काम कर रहा होता है, तो ये डाटा जो है रजिस्टर से अपने पास लेता है। तो रजिस्टर जो है इसको फटाफट से डाटा प्रोवाइड करवाता रहता है, जिसकी वजह से ये काम करता रहता है प्रोसेसर हमारा। आगे बढ़ते हैं, यह CPU द्वारा तुरंत यूज किए जा रहे डाटा को जल्दी से स्वीकार करने तथा संचालित करने में किया जाता है। यानी कि इसका यूज जो होता है ये CPU के द्वारा जो हाल ही में जो कार्य किए जा रहे होते हैं उनके डाटाओं का आदान प्रदान करना तथा उन पर कार्य करने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है, जो हमारे प्रोसेसर का अहम पार्ट होता है। अगला पॉइंट इसमें है, CPU द्वारा यूज किए जाने वाले रजिस्टरों को प्रोसेसर रजिस्टर कहते हैं। यानी कि CPU जो रजिस्टर यूज करते हैं उन रजिस्टरों को, यानी कि जो रजिस्टरों का समूह होता है उनको, जो CPU के द्वारा यूज किया जाता है उनके समूह को रजिस्टर या प्रोसेसर का रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है, वो रजिस्टर जो CPU के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसके बाद पूछ सकता है कि प्रोसेसर को डाटा कौन प्रोवाइड करवाता है, तो प्रोसेसर को डाटा हमारा रजिस्टर प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो है हमारे प्रोसेसर के तीन मुख्य पार्ट थे। तीनों पार्ट क्या हैं, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, दूसरा पार्ट आपका क्या है कंट्रोल यूनिट, जो आपके हार्डवेयर इनपुट आउटपुट सारे पे जो है नज़र रखने का, निगरानी रखने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, आपका रजिस्टर होता है तीसरा पार्ट। तो रजिस्टर जो होता है ये प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड करवाता है तथा ये CPU के द्वारा यूज किए गए रजिस्टरों का समूह होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक। आइए देखते हैं रैम के बारे में। तो वैसे रैम के बारे में हमने बता ही दिया है पिछली वीडियो में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये काम क्या करता है, ये आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या आपके डाटा पर काम करने के लिए, आपको इंटरनेट चलाने के लिए, तो ये आपको जो है स्पीड प्रोवाइड करवाता है। आपको जो है मतलब ये स्पीड देता है कि आपका जितना ही आपका ज़्यादा रैम होगा, जैसे आपका 2 GB रैम है, आपका 2 GB रैम है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा। अगर आपका 4 GB का रैम है तो आपका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा चलेगा। यानी कि आपके रैम के ऊपर ही आपके इंटरनेट की स्पीड होती है, डिपेंड होती है, आपका डाटा ट्रांसफ़र डिपेंड होता है। तो ये आपके रैम के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो बात करते हैं हम रैम के पार्टों के बारे में। तो रैम हमारा ऑफिशियली 2 पार्ट का होता है। इसका पहला पार्ट आपका होता है ये SRAM होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। और दूसरा पार्ट आपका होता है डायनेमिक रैम यानी कि DRAM, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टैटिक रैम ये जो होता है हमारा, ये इसका हिंदी नाम होता है स्थिर रैम, यानी कि इस पर जो डाटा रखे गए होते हैं, इस पर जो डाटा चल रहा होता है, जो रन कर रहा होता है डाटा, उस डाटा में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और डाटा में चेंजिंग ना करने की वजह से ही इसका नाम स्थिर रैम रख दिया गया है। मतलब ये रैमो जो है ना खिसक के नहीं जाता है। ये जो है क्या करता है, जो डाटा इस पर सेव होता है वो डाटा आपका वैसे का वैसा रहता है, इसी वजह से इसको स्थिर रैम कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें है, तो ये जो है CCC वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CCC वाले विशेष ध्यान देंगे। इसमें पहली पॉइंट है, डिवाइस बंद हो जाने पर इस पर मौजूद सारा डाटा नष्ट हो जाता है। यानी कि जो इस पर डाटा रन कर रहा होता है, जब प्रोसेसर हमारा, CPU हमारा, प्रोसेसर हमारा प्रोसेस कर रहे होते हैं कार्य को, किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इस पर जो डाटा रखा होता है, जैसे ही लाइट चली जाती है इस पर का सारा डाटा नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमने रैम के बारे में पहले ही बता दिया है कि रैम सारा डाटा जो है नष्ट कर देता है एक बार सिस्टम जब बंद होता है या फिर लाइट कट जाती है। तो स्टैटिक रैम, इसमें जो है स्टैटिक रैम वाला पार्ट, रैम के अंदर जो स्टैटिक रैम वाला पार्ट होता है, इसमें जो है लाइट जैसे ही कटती है इस पर मौजूद सारा डाटा, कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हो, चाहे मूवी डाउनलोड कर रहे हो, चाहे डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सारा डाटा आपका नष्ट हो जाता है, ये स्टोर करके नहीं रखता है। आगे आते हैं इस पर जो है दूसरी पॉइंट में,
तो इसमें डाटा को ट्रांजिस्टर में स्टोर किया, इसका डाटा जो है ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है और लगातार बिजली प्रवाह की ज़रूरत होती है। यानी कि इस पर जो डाटा स्टोर होता है ये आपके ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, क्योंकि ये आपका जो रैम, स्टैटिक रैम जो बना हुआ होता है ये केवल और केवल आपके ट्रांजिस्टर से बनाया गया होता है। तो सारा डाटा जैसे आपका स्टोर होता है वो डाटा आपका ये आपके ट्रांजिस्टर पर ही स्टोर होता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया है कम्पैक्ट डिस्क वगैरह के बारे में, तो उस पर जो सारा डाटा उससे स्टोर होता है, पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ाई गई होती है। तो इस तरीके से तो आपका जो डाटा होता है ये आपका ट्रांजिस्टर पर स्टोर होता है, क्योंकि ये जो है ट्रांजिस्टर का ही बनाया गया होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डाटा होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हमने बताया कि जो डाटा इस पर होता है इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए इसको स्टैटिक मेमोरी कहते हैं, यानी कि स्टैटिक रैम कहते हैं। तो क्योंकि ये डाटा को परिवर्तन नहीं करता है, जो डाटा हम इसको दे देंगे वैसे ही वो डाटा जो है खिसकाता रहता है, खिसकाता रहता है, मतलब ढोता रहता है, बस कोई चेंजिंग नहीं करता है, इसलिए इसको स्टैटिक रैम या स्थिर रैम कहते हैं। आगे बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट के बारे में। इसमें पहली पॉइंट है, इसको कैच मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। कैच मेमोरी, क्रैश मेमोरी कहीं कहीं पर मिलता है, तो ये जो है आपका कैच मेमोरी की तरह इसको यूज़ किया जाता है। अब आगे हम बता देंगे किसी वीडियो में कैच मेमोरी क्या होता है। तो इसको कैच मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। और दूसरा आपका होता है कि ये साइज़ में ज़्यादा छोटा होता है, ये साइज़ में आपका डायनेमिक रैम के मुकाबले में साइज़ में ज़्यादा छोटा होता है। और ये क्या होता है कि महंगा होता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का बना होता है। ट्रांजिस्टर तो थोड़ा सा महंगे आते हैं, इसलिए जो ये आपका इसको अगर बनाया जाए तो ये बनाने में जो है महंगा पड़ता है। तो आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि किस पर रैम के किस पार्ट से सारा डाटा नष्ट हो जाता है लाइट जाने के बाद, तो स्टैटिक रैम से सारा डाटा नष्ट हो जाता है। कैच मेमोरी की तरह या कैच मेमोरी की तरह किसको यूज़ किया जाता है? कैच मेमोरी की तरह स्टैटिक रैम को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये ट्रांजिस्टर में किस रैम का डाटा यूज होता है, या किस रैम का डाटा ट्रांजिस्टर में यूज होता है। तो स्टैटिक रैम का डाटा आपके ट्रांजिस्टर पर सेव होता है, स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट आपका डी रैम है, यानी कि डायनेमिक रैम। इसका हिंदी नाम होता है गतिशील रैम। तो रैम यानी कि यस रैम की तुलना में डाटा को थोड़ा स्लो रीड करता है। ये आपका जो डायनेमिक मेमोरी होता है, डायनेमिक रैम जो होता है, ये यस रैम की तुलना में, आपके स्टैटिक रैम की तुलना में डाटा को थोड़ा सा स्लो रीड करता है। मतलब इसमें पढ़ने की कैपेसिटी, शोइंग करने की कैपेसिटी ये जो होती है स्लो होती है, ये स्पीड उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करवा पाता है। तो ये जो है स्लो स्पीड देता है। आगे बढ़ते हैं, तो जिसके कारण ये जो है बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लो रीड करता है इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बार बार रिफ्रेश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जब स्लो रीड करता है तो चलते चलते सो जाता है, तो इसको जो है बार बार चेतावनी देना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जानकारी देना पड़ता है, भैया भैया उठो तुम काम कर रहे हो। तो ये जो है क्या करता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस रैम को बार बार रिफ्रेश करते हैं, या किस डाटा को या किसके डाटा को बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो यस यानी कि डी रैम के डाटा को या डी रैम को हम बार बार हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, इसको मेन मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं तथा इसका सारा डाटा कैपेसिटर तथा ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है। यानी कि अभी जैसे हमने बात किया कि इसका सारा डाटा जो है आपके ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, इसी तरीके से सेम इसमें भी होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आपका जो डाटा होता है इसमें कैपेसिटर के साथ साथ ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, क्योंकि ये आपका जो बना होता है ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों को मिला के बनाया गया होता है। तो कैपेसिटर जिस तरीके से आपका स्पीड देता है उससे ज़्यादा तेज़ आपका ट्रांजिस्टर स्पीड देता है, यानी कि कैपेसिटर की स्पीड कम होती है। तो अगर हम बात करें कि किसकी वजह से आपके डी रैम की स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो रीड करता है आपका डी रैम, तो वो आपका कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की वजह से ही आपका जो डी रैम होता है वो स्लो रीड करता है, डाटा को शोइंग ज़्यादा स्लो करता है। ये आपका क्या होता है, इसको मेन मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, मेन मेमोरी की तरह इसको यूज करते हैं। और इस पर डाटा जो मौजूद होता है वो डाटा हमारा ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनाया गया होता है, क्योंकि ये जो है आपका डी रैम होता है ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इस पर का सारा डाटा आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में सेव होता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है आपका मेन मेमोरी की तरह यूज किया जाता है। ये आपका मेन मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे अभी हमने पॉइंट में बता दिया है, मेन मेमोरी की तरह इसको यूज़ करते हैं। और ये आपका क्या होता है साइज में बड़ा होता है तथा ये सस्ता भी होता है।
क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर के साथ साथ इसमें कैपेसिटर भी लगे होते हैं, तो कैपेसिटर थोड़ा सा सस्ते होते हैं, इसलिए जो इसको बनाने में इसकी कॉस्ट जो होती है सस्ता पड़ जाती है। तो ये रैम जो होता है ये आपका सस्ता पड़ता है, साइज में बड़ा होता है, और ये मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो आपसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रैम का डाटा स्लो, या कौन सा रैम डाटा को स्लो रीड करता है, तो आपका डी रैम डाटा को स्लो रीड करता है। और आपका क्या होता है कि ये किस रैम को बनाने में ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, तो आपके डी रैम को बनाने में ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको अगर CCC के एग्ज़ाम में किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।